औषधीय गुणों के विषय में तो बात करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि यह हमारा विषय है, ये आप सब के लिए रुचि की वस्तु है, तो हम बात करेंगे। पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम और करना चाहते हैं। इसके पुष्प इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, फिर भी इस सुंदरता के पीछे कोई खुशबू नहीं है। निर्गंध इव किंसुका, कि हमारा जीवन सुंदर तो हो, जैसे ये किंसुक के फूल हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे मन को भाते हैं। मन करता है कि इन फूलों को देखें, इन फूलों को अपने पास रखें, अपने पास लेकर के आएँ। ये दूर से ये आकर्षक लगते हैं, पर ज्यों ज्यों हम पास में आते हैं, हाँ निश्चित रूप से ये पुष्प औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं, हम बात करेंगे, परंतु मैं अभी बात कर रहा हूँ इनके बाह्य स्वरूप की। तो ये बाह्य रूप जितना देखने में सुंदर है, इतना ही इसके अंदर यह खुशबू से रहित है। निर्गंधा एवं किंशुका, ऐसा हमारे संस्कृत के साहित्य में वर्णन है कि आप सुंदर तो बनो किंशुक के तरह, पर उसकी तरह से निर्गंध नहीं बनना चाहिए। कि सुंदरता भी हो, जीवन में सुगंधी भी हो, तो वास्तव में सोने में सुहागा वाला जो कहावत है, तो सोने में गंध हो जाए तो निश्चित रूप से वह और दिव्य बन जाता है। तो हमारा जीवन बहुत पवित्र हो, आदर्श हो, जीवन में मूल्य हों, मर्यादाएं हों, उसके साथ साथ में लोगों के लिए लाभकारी, जनता के लिए उपकारी, देश की पीड़ा को देख करके, देश की लोगों की कष्ट को देख करके उस कष्ट को दूर करने की भावना वाली हमारी प्रवृत्ति और हमारा जीवन होना चाहिए। तो यही संदेश यह किंशुक का फूल, यह पलाश का फूल, यह टेंसु का फूल हमें दे रहा है। तो यह संदेश भी इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संस्कृतज्ञों ने यही कहा कि पलाश के पुष्प की तरह सुंदर तो बनो, परंतु निर्गंध वाले मत बनो। जब इसमें पुष्प खिलते हैं तो एक भी पत्ती इस वृक्ष में मुश्किल से मिलती है। तो जिसमें पुष्प नहीं खिले थे उस वृक्ष में से हम ये पत्तियां तोड़ करके आपको समझाने के लिए टहनी में ले करके आया हूँ। इसमें आप देखेंगे ये छोटी सी पत्तियां भी जो है, ये 3 ही पत्ती होती है, और इसके बाद में ये पत्ती ये और बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। इसके बाद में ये विशालकाय पत्तियां हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी पत्तियां हैं, परंतु ये पत्ती 3 के 3 रह जाते हैं। आपने देखा होगा एक पत्ती के अंदर 3 पत्तियां होती हैं, 1 पत्ती, 2 पत्ती और 3 पत्ती। तो 3 पत्र के पीछे जो एक अवधारणा है, इसके पीछे हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ढाक के वही 3 पात, ढाक के वही 3 पात, इसको ढाक भी कहा जाता है, पलाश को ही ढाक कहते हैं। तो ये ढाक के 3 पात क्यों हैं, ये बहुत विचारणीय बात ये है कि आदमी जो है वो छोटा से बड़ा हो जाता है, परंतु उसके जो आदर्श है, उसके जो मूल्य है कि ढाक के वही 3 पात। इस मुहावरे का अर्थ आप समझते हैं, इस किंवदंती का अर्थ कि हमारा जीवन में हमने जो संकल्प लिया, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो व्यवहार है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ढाक के 3 पात, यानी हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, छोटे पत्ते बड़े हो गए, परंतु जो गुण के लिए, अपने विचार के लिए, विशालता के लिए, या हमारी जो बातें हैं आदमी बहुत सुनाता है, पर उसमें कर्म में परिणित करने के लिए हम जब वैसे के वैसे रह जाते हैं तो उसको ढाक के 3 पात कहा जाता है। तो यह हमारे यहाँ प्रसिद्ध एक उक्ति है, शायद इस ढाक को सब जानते हैं, इसीलिए शायद यह मुहावरा बना। क्योंकि यदि ढाक सब जगह ना होता, पलाश सब जगह ना होता, तो लोग ये शायद यह उक्ति कभी लोग ना कहते। तो इसीलिए ये ढाक के 3 पात भी हमें नहीं बनना है। तो ये 2 रूप में, इसके पुष्प और इसके पत्र, शायद मेरे हिसाब से और कोई ऐसा वृक्ष नहीं है कि जनमानस के साथ इतनी गहराई तक किंवदंती, मुहावरे, उदाहरण और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की कमियों के संदर्भ को दर्शाने के लिए इस रूप में शायद कहीं भी वर्णन हुआ हो सकता। और भी पौधों का हमने अलग अलग तरह से वर्णन किया है, अलग अलग तरह से समझा है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता था।